चलिए भारत के भूगोल को बहुत तेजी से देख लेते हैं। भारत के पड़ोसी देश और उनसे लगे भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्या है, केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। ओके, नहीं तो राज्य ही मिलते थे पहले। तो बांग्लादेश की सीमा जो है, देखिए क्रम से आपको याद रखना है। सबसे बड़ी जो लंबी सीमा है बांग्लादेश के साथ है, फिर चाइना के साथ, फिर पाकिस्तान के साथ, फिर नेपाल के साथ, फिर म्यांमार के साथ, ठीक, फिर भूटान के साथ, फिर अफगानिस्तान के साथ। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। सॉरी, म्यांमार भी है ना, अभी म्यांमार वाला भी, म्यांमार छूट गया, ठीक। तो इस क्रम से आपको याद रखना है क्या, सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ, फिर चाइना के साथ, फिर पाकिस्तान के साथ, फिर नेपाल के साथ, फिर म्यांमार के साथ, फिर भूटान और फिर अफगानिस्तान। इस क्रम में जो लंबाई है, लंबाई क्रम में घटते हुए क्रम में हमने आपको बताया, इसका उल्टा बढ़ते हुए क्रम में पूछ सकता है। और कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं इनको आपको हमने बताया, ट्रिक से आपको याद रखना है। जैसे बांग्लादेश हो गया, इसकी सीमा की लंबाई क्या है, 4096.07 किलोमीटर। लेकिन हम ट्रिक वाला वीडियो अलग हम भारत का भूगोल का बनाएंगे। जैसे हमने विश्व का भूगोल का ट्रिक वाला वीडियो बनाया है, उसको आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक। तो इसी तरह इसका भी ट्रिक वाला वीडियो आएगा भारत के भूगोल का। विश्व के भूगोल का आप देखिएगा, भारत के भूगोल का आएगा, तो उससे आपको ट्रिक से सारा भारत का भूगोल तैयार हो जाएगा। तो बांग्लादेश की सीमा की लंबाई 4096.07 किलोमीटर है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, मैं अब मित्र हूं। मैं से मेघालय, अ से असम, ब से पश्चिम बंगाल, ठीक, मित्र मतलब मिजोरम और त्रिपुरा, तो याद रहेगा। नेपाल सीमा की लंबाई 1751 किलोमीटर है। इसमें कौन कौन से प्रदेश हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, तो यूपी बस सर्विस जो नेपाल को जाती है, यूपी बस सर्विस जो नेपाल को जाती है। यू से उत्तर प्रदेश, पी से पश्चिम बंगाल, और बस से ब में बिहार, यू से उत्तराखंड और एस से सिक्किम। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। म्यांमार की सीमा की लंबाई 1643 किलोमीटर है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम, ये 4 हैं। तो नमामि आप से आप याद सकते हैं। नमामि आप मतलब न से नागालैंड, म से मणिपुर, मी से मिजोरम, नमामि, और आप मतलब अरुणाचल प्रदेश, नमामि आप। भूटान सीमा की लंबाई कितनी है, 699 किलोमीटर। कौन कौन से राज्य लगते हैं, 4 राज्य हैं, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, अरुण अपसी, अरुण अपसी, अरुण मतलब अरुणाचल प्रदेश, ठीक, अपसी मतलब अ से असम, प से पश्चिम बंगाल, सी से सिक्किम, अरुण अपसी। अफगानिस्तान की सीमा की लंबाई लगभग 80 से 106 किलोमीटर तक है, लद्दाख से लगती है। चीन की सीमा की लंबाई 3488 किलोमीटर है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश, इन 5 राज्यों से सीमा लगती है। पाकिस्तान की सीमा की लंबाई 3323 किलोमीटर है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात से इसकी सीमा लगती है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य है। मिनिकॉय भी लक्षद्वीप का ही एक दक्षिणी द्वीप है, तो लक्षद्वीप के मुख्य भाग और मिनिकॉय को ये अलग करता है। कौन, 9 डिग्री चैनल, या मिनिकॉय को लक्षद्वीप के शेष भाग से अलग करने वाला कौन सा चैनल है, 9 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों के मध्य कौन सा चैनल है, 10 डिग्री चैनल। ग्रेट चैनल इंडोनेशिया के सुमात्रा और भारत के निकोबार को अलग करने वाला यह चैनल है। मन्नार की खाड़ी दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है, या भारत और श्रीलंका के मध्य है। पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका के मध्य है। कोको जलडमरू मध्य म्यांमार के कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान को अलग करने वाला है। म्यांमार के कोको द्वीप और भारत के उत्तरी अंडमान द्वीपों को या द्वीप समूह को अलग करने वाला है कोको जलडमरू मध्य। डंकन चैनल दक्षिणी अंडमान को लघु अंडमान से अलग करता है। माहिम क्रीक मुंबई में स्थित एक पतली सी निवेशिका है, एक पतली सी ये नैरो एस्चुअरी है। माहिम क्रीक कहां पर है, मुंबई में स्थित पतली सी। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है। मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है 8 डिग्री चैनल। हिमालय, या इसको आप कह सकते हैं लक्षद्वीप और मालदीव के मध्य कौन सा चैनल है, 8 डिग्री चैनल है। हिमालय की उत्पत्ति दोस्तों 2 प्लेटों के, जो भारतीय प्लेट है यूरेशियन प्लेट की तरफ खिसक रही है, और उसके अंतक्षेपण से वलित पर्वत के रूप में हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। लेकिन हिमालय के पर्वत की उत्पत्ति के पहले भी वहां पर
पर्वत श्रृंखला थी जिसे हम आज ट्रांस हिमालय कहते हैं। और हिमालय के अध्ययन के अंतर्गत ही ट्रांस हिमालय का भी अध्ययन हम इसलिए करते हैं क्योंकि हिमालय का जो भाग है वो कहीं ना कहीं ट्रांस हिमालय भी उसमें विस्तृत है। और जब हम हिमालय की पर्वत श्रेणियों की क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दिशा में विभाजन करते हैं, उनको पढ़ते हैं, उनके फैलाव के आधार पर हिमालय से अलग नहीं कर सकते उसको। हालांकि आपको बता दें कि जो ट्रांस हिमालय है, ठीक, ये आईटी जो एसजेड है इसके पहले इसका निर्माण हुआ। फिर उसके बाद ग्रेट हिमालय बना जिसको आप हिमाद्री कहते हैं। फिर जो बाकी को छोड़ दें तो मध्य हिमालय में बना, ठीक है, जो मध्य में है। मध्य हिमालय के बाद फिर आपका जो बाह्य हिमालय है जिसको आप शिवालिक हिमालय कहते हैं वो बना, ठीक। तो इस तरीके से, और बाद में इंडो गैंगेटिक मैदान, ये क्रम भी है, पूछा भी गया है तो आप याद सकते हैं। ट्रांस हिमालय, फिर ITSZ जो इंडो तिब्बत सेचर जोन कहते हैं जिसको, जहां पे ये दो प्लेटें जाकर के मिलती हैं, जहां पर क्षेपित होती हैं, उसको ITSZ कहते हैं, जिसका हमने जिक्र किया, जिस वजह से वलित पर्वत के रूप में हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ और अभी भी जारी है क्योंकि नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है, ठीक। तो आपको याद रहेगा। दूसरा हम बात करेंगे कि ट्रांस हिमालय पर्वत में कौन कौन सी श्रेणियां हैं। तो उत्तर से दक्षिण क्रम में काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर और कैलाश, ये 3 श्रेणियां उत्तर से दक्षिण क्रम में। इसको आप इस तरीके से भी याद सकते हैं, काल ज, और यहां पर ही जास्कर के ठीक नीचे या लगा हुआ कैलाश है। तो ये चारों हैं ट्रांस हिमालय का भाग, ठीक है, ट्रांस हिमालय का भाग है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। और चूंकि भारत में इनका फैलाव है इसलिए हम इसका प्रमुखता से अध्ययन करते हैं। अब आपको एक चीज बता दें कि अगर पूछा जाए कि सबसे ऊंची चोटियां इन चारों, ये जो 4 डिवीजन हमने आपको बताया, ट्रांस हिमालय, फिर वृहत हिमालय, ठीक है, या फिर हिमाद्री, फिर मध्य हिमालय और फिर शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय, इनमें से सर्वाधिक ऊंची चोटियां किसकी हैं? तो यहां से याद रखिएगा 600 से 1500 मीटर की औसत ऊंचाई है शिवालिक हिमालय की श्रेणियों की, चोटियों की। इसके ऊपर जाएंगे तो और ज्यादा हो जाएंगी, 1500 से 4500 मीटर तक की ऊंचाई। फिर आप ये मतलब लघु हिमालय की, लघु हिमालय के बाद जब वृहत हिमालय में या मुख्य हिमालय जिसको कहते हैं, ठीक, इसमें आप जाएंगे या हिमाद्री इसको कहते हैं, तो यहां 4500 मीटर से 8848 मीटर तक की ऊंचाई की चोटियां मिलती हैं। और इसके बाद यहां पर जब आप जाएंगे ट्रांस हिमालय पे तो औसतन 7000 मतलब मैक्सिमम 7000 मीटर के आसपास की यहां चोटियां मिलती हैं। तो सर्वाधिक ऊंची चोटियां कहां मिलती हैं? वो मिलती हैं वृहत, इसीलिए वृहत हिमालय इसको कहते हैं, ठीक। सबसे पहले हिमालय की श्रेणियों में अगर निर्माण हुआ तो वृहत हिमालय का हुआ या हिमाद्री का हुआ। जितनी भी ऊंची चोटियां हैं, माउंट एवरेस्ट ले लीजिए, कंचनजंगा ले लीजिए, K2 गार्डविन ऑस्टिन ले लीजिए, या फिर आप ले लीजिए नंगा पर्वत, ये सभी यहीं पर स्थित हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। ये जो लघु हिमालय है, सॉरी मध्य हिमालय है, ये जो मध्य हिमालय है दोस्तों, इसी को लघु हिमालय भी बोलते हैं, लघु हिमालय बोलते हैं। मध्य हिमालय या लघु हिमालय जो होता है, ये रहने के लिए जलवायु हो संबंधी या फिर स्थलाकृति संबंधी, तो ये बहुत ही उपयुक्त होता है और इसी कारण यहां पर आबादी निवास करती है। इसके बाद जब शिवालिक हिमालय आप जाते हो तो वहां पर चूंकि नवीन नदियां और बहुत ज्यादा अपर्दन करते हुए आगे बढ़ती हैं, मुलायम चट्टान संरचना, और सबसे नवीन हिमालय है तो यहां पर चट्टानें पूर्णतया निर्मित नहीं है, बन रही हैं अभी, इसलिए यहां पर भूस्खलन की समस्या बहुत ज्यादा होती है। इसलिए रहने योग्य उतना ये सरल नहीं है जितना कि आपका लघु या मध्य हिमालय है। उस रहने योग्य इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण, जब सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका ये लघु हिमालय या मध्य हिमालय, ठीक। मध्य हिमालय में ही आपका धौलाधर श्रेणी, आपका पीर पंजाल श्रेणी, ये सब श्रेणियां आपके
मध्य हिमालय में ही आती हैं, लघु हिमालय या मध्य हिमालय में। तो इतनी चीजें आपको याद रहनी चाहिए। यहां पर दिया है ग्रेट, अच्छा हाँ, आप इसको इस तरह से भी याद रखिएगा, काल जपी, काल जपी मतलब काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। इसमें से कालज, जो कालज है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। पीर पंजाल ये है आपके मध्य हिमालय का हिस्सा। इसके बीच में अर्थात जास्कर और पीर पंजाल के बीच में क्या है, कैलाश है। और ये आपका प्रश्न बनेगा, ठीक है। कैलाश श्रेणी किसमें है, जास्कर और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य है। और कैलाश जो है ये ट्रांस हिमालय का सबसे दक्षिणी हिस्सा आप कह सकते हैं। समझ में आ रहा है। और ये जो विभाजन आप कर रहे हैं इसको ऊर्ध्वाधर विभाजन कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं इसका, ऊर्ध्वाधर विभाजन। अर्थात उत्तर से दक्षिण क्रम पूछेगा तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय, फिर वृहत हिमालय या हिमाद्री, फिर लघु या मध्य हिमालय, और सबसे लास्ट में आपका बाह्य हिमालय या फिर शिवालिक श्रेणी। याद रहेगा ना आपको, शिवालिक श्रेणी में ही आपका देहरादून वगैरह आता है, ठीक। लघु हिमालय में आपका नैनीताल वगैरह आता है। ताल बहुत खूबसूरत खूबसूरत रमणीय जो स्थान है वो लघु हिमालय के उसमें आते हैं, या लघु या मध्य हिमालय जिसको आप कहते हैं। तो यहां पर दिया है माउंट ग्रेट हिमालय, या जो ग्रेट हिमालय है जिसमें सर्वाधिक ऊंची चोटियां पाई जाती हैं हिमालय की सभी श्रेणियों में अगर देखा जाए तो माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, ये सभी इसी में आते हैं। अब यहां पर एक चीज आप ध्यान रखिएगा, क्रम से पूछ सकता है कि ऊंचाई के बढ़ते या घटते क्रम में, तो यहां से आप याद रख लीजिएगा, सीधी सी बात है। आगे बढ़ेंगे, लघु हिमालय की पर्वत श्रेणियां कौन सी हैं, लघु हिमालय या फिर जो मध्य हिमालय है, तो पीर पंजाल हमने आपको बताया, मध्य हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है पीर पंजाल, सबसे लंबी श्रेणी है, ठीक है। और मुख्यतः जम्मू कश्मीर में इसका फैलाव है। धौलाधर हिमाचल प्रदेश में इसका मुख्यतः फैलाव है। मसूरी उत्तराखंड में है। महाभारत श्रेणी जो है नेपाल में है। ये सभी श्रेणियां लघु हिमालय पर्वत श्रेणियों में है, बहुत रमणीय हैं और रहने योग्य काफी सही मानी जाती हैं। जलवायु और चूंकि भूस्खलन की समस्या कम है, अपरदन की समस्या कम है यहां पर, और जलवायु भी वृहत हिमालय में बहुत ठंडी जलवायु है, रहने योग्य उतनी बहुत ज्यादा कठिन परिस्थितियां हैं। वहीं आप अगर बाह्य हिमालय या फिर शिवालिक हिमालय में जाएंगे तो वहां भूस्खलन आदि की समस्या बहुत ज्यादा है। तो ये जो श्रेणी है लघु हिमालय मध्य का है, इसका निर्माण चूंकि ये नवीन वलित पर्वत में थोड़ी पुरानी है, ठीक है, अर्थात शिवालिक से पुरानी है। शिवालिक का निर्माण अभी हो रहा है लगातार, तो निर्माण जिसका हो रहा है उसमें गिरने की संभावना, भूस्खलन की संभावना ज्यादा रहेगी। ये थोड़ी स्थिर है उसकी तुलना में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मध्य एवं दक्षिण भारत के पर्वत, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हम चूंकि बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, सुपर फास्ट स्पीड में, और स्पीड ज्यादा फास्ट है लेकिन हम उस स्पीड को जो हम पकड़ना चाहते हैं पकड़ नहीं पा रहे हैं, हम उसको पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग अगर बहुत ज्यादा तेज लग रहा होगा तो थोड़ा स्लो कर लीजिएगा। ऊपर आपको दिख रहा होगा सेटिंग, वहां पे जाकर के आप चाहें तो और स्लो कर सकते हैं, लेकिन आवश्यकता नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। मध्य एवं दक्षिण भारत के पर्वत, माउंटेन्स ऑफ सेंट्रल एंड साउथर्न इंडिया। अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, गुरु शिखर। ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर, और ये गुरु शिखर कहां है, राजस्थान में है। सतपुड़ा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, धूपगढ़ या धूपगढ़ी, ठीक है, जो कि महादेव पर्वत पर स्थित है, 1350 मीटर। कहां है ये, मध्य प्रदेश। मैकाल पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, अमरकंटक, कहां है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में। 1065 मीटर की ये चोटी है, नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्थल है यह। पारसनाथ पहाड़ी, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है, जैन धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल यहां पर है। डोडा बेट्टा, ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। कौन, डोडा बेट्टा। कितनी ऊंचाई है, 2637 मीटर। अनाईमुड़ी दक्षिण भारत, ठीक, या अनामलाई जो पर्वत है उसकी सर्वोच्च चोटी है, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। कितनी ऊंचाई है, 2695 मीटर। डोडा बेटा से थोड़ा ही ऊंचा।
कार्डामम या इलायची की पहाड़ियां प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम पर्वतीय क्षेत्र है। दक्षिणतम, उत्तर से दक्षिण क्रम अगर देखें तो नीलगिरी ऊपर है, फिर उसके नीचे अनामलाई, फिर कार्डामम की पहाड़ियां हैं। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण क्रम है ये। प्रमुख पहाड़ियां उत्तर से दक्षिण क्रम, तो महेंद्रगिरी गिरी जो कि उड़ीसा में है, उसके दक्षिण में नल्लामलाई आंध्र प्रदेश में है, उसके दक्षिण में वेलिकोंडा आंध्र प्रदेश में, उसके नीचे पालकोंडा आंध्र प्रदेश में, फिर नग्गारी या नागरी आंध्र प्रदेश में, फिर जवादी तमिलनाडु में, शेवराई की पहाड़ियां तमिलनाडु में, पंचमलाई की पहाड़ियां तमिलनाडु में, और फिर सिरुमलाई की पहाड़ियां तमिलनाडु में। तो ये उत्तर से दक्षिण क्रम है प्रमुख पहाड़ियों की। हिमालय का उत्तर दक्षिण विभाजन, तो ट्रांस हिमालय, फिर आपने देखा, फिर महान हिमालय या वृहद हिमालय, या फिर जिसको आप कहते हो हिमाद्री, फिर निम्न या हिमाचल हिमालय, या फिर इसको आप मध्य हिमालय भी कहते हैं, लघु हिमालय भी कहते हैं। उसके दक्षिण में बाह्य या शिवालिक हिमालय। तो देखिए कभी कभी नाम से कंफ्यूजन हो जाएगी, लघु हिमालय नहीं सुना, लघु हिमालय कौन होगा, लग रहा है सबसे छोटका सबसे दक्षिण वाला होगा, तो गलत हो जाएगा। इसलिए आप थोड़ा सा दिमाग अपना खोलिएगा, सभी नामों को देख कर रखिए। अक्सर लोग हिमाद्री में कंफ्यूज हो जाते हैं, हिमाद्री कौन सा हिमालय है। पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान में कोकर तट, कोकर तट जो है, देखिए हम तटीय मैदानों के, भारत के तटीय मैदानों को पूर्वी और पश्चिम तटीय मैदानों में बांटते हैं। तो पश्चिम तटीय मैदानों को अगर देखें तो कोकर तट कहां से कहां तक है, महाराष्ट्र, दमन और महाराष्ट्र से होते हुए गोवा के बीच। ठीक है, कन्नड़ या कनारा तट कहां से कहां तक है, गोवा से मंगलूर, कर्नाटक के मंगलुरु के मध्य। मालाबार तट मंगलुरु, कर्नाटक के मंगलुरु से कन्याकुमारी, तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक, जो दक्षिणतम बिंदु है भारत के जो मुख्य भूमिका। पूर्वी तटीय मैदान की बात करें तो उत्कल तट उड़ीसा में, उत्तरी सरकार तट उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के मध्य, कोरोमंडल तट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के मध्य, महानदी डेल्टा उड़ीसा में, गोदावरी डेल्टा आंध्र प्रदेश में, कृष्णा डेल्टा आंध्र प्रदेश में, कावेरी डेल्टा कहां बनता है, तमिलनाडु में। हिमालय के प्रमुख हिमनद और कहां पर स्थित हैं, सियाचिन काराकोरम में स्थित है, हिस्पार हिमनद ये काराकोरम में स्थित है, बियाफो काराकोरम में, बालतोरो काराकोरम में, बातुरा काराकोरम में। जितने बड़े ग्लेशियर्स हैं देख रहे हैं आप, काराकोरम में स्थित हैं। चोगोलुंगमा काराकोरम में स्थित, खुरदोला काराकोरम में स्थित, रीमो कश्मीर में स्थित, पुनमाह कश्मीर में, गंगोत्री कुमायूं में स्थित है, जेमू सिक्किम या नेपाल में स्थित है, मिलाम कुमायूं में स्थित है, कंचनजंगा ये नेपाल और सिक्किम में स्थित है, केदारनाथ उत्तराखंड में स्थित है, चोराबाड़ी उत्तराखंड में स्थित है। भारत की प्रमुख घाटियां, मरखा घाटी लद्दाख में है, कश्मीर घाटी ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल के मध्य है, नुब्रा घाटी लद्दाख में स्थित है, सुरू घाटी लद्दाख में है, किन्नौर हिमाचल प्रदेश में है और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर है, पार्वती घाटी कुल्लू हिमाचल प्रदेश में स्थित है, सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में है, मालना घाटी हिमाचल प्रदेश में है, कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश, पांगी घाटी हिमाचल प्रदेश, स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश, लाहौल स्पीति भी अक्सर आप सुनते होंगे हिमाचल प्रदेश, लाहुल घाटी हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश, चंबा घाटी हिमाचल प्रदेश, दून घाटी उत्तराखंड, जोहर घाटी उत्तराखंड, फूलों की घाटी चमोली उत्तराखंड, धर्मा घाटी उत्तराखंड, सोर घाटी पिथौरागढ़ उत्तराखंड, नेलांग घाटी उत्तरकाशी उत्तराखंड में, न्योरा घाटी कलिम्पोंग दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में, चुंबी घाटी सिक्किम, युथांग घाटी सिक्किम, जुकू घाटी नागालैंड, अराकू घाटी या अर्कू घाटी अर्कू वैली आंध्र प्रदेश, कंबम घाटी तमिलनाडु, शांत घाटी केरल। भारत के प्रमुख जलप्रपात, दूधसागर जलप्रपात मांडवी नदी पर है, गोवा और कर्नाटक की सीमा पर यह स्थित है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। अमृतधारा जलप्रपात और देवधारा जलप्रपात ये दोनों हसदेव नदी पर है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। कैनदाई जलप्रपात छत्तीसगढ़ में स्थित है। दुग्धधारा जलप्रपात और कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश में। तीरथगढ़ जलप्रपात कांगेर नदी पर है, छत्तीसगढ़ में। जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी अब इसका नाम हो गया है जलप्रपात, शरावती नदी पर है, कर्नाटक में स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर कर्नाटक में स्थित है। चित्रकूट नॉट चित्रकूट या चित्रकूट भी आएगा तो जलप्रपात जो चित्रकूट है वो भारत का नियाग्रा भी इसको कहा जाता है,
डिजाइन जैसी है इसकी, इंद्रावती नदी पर है, बस्तर छत्तीसगढ़ में। जोन्हा या गौतम धारा जलप्रपात राहु नदी पर है, रांची झारखंड में स्थित है। गोकक जलप्रपात घाट प्रभा नदी पर, बेलगावी कर्नाटक में स्थित है। लोध या बूढ़ा घाघ बूढ़ा नदी पर है, लातेहार झारखंड में स्थित है। दशम या दसोंग कांची नदी पर है, रांची झारखंड में स्थित है। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर, राजस्थान में स्थित है। भालकुंड या राहतगढ़ जलप्रपात बीना नदी पर, सागर जो जिला है मध्य प्रदेश का वहां स्थित है। डुडुमा मच्छकुंड नदी पर, कोरापुट उड़ीसा में स्थित है। कुंचिकुल जलप्रपात जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, वाराही नदी पर है, कर्नाटक में। साडनी शंख नदी पर है, झारखंड में स्थित है। चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर है, मध्य प्रदेश में स्थित है। पाइकारा जलप्रपात पाइकारा नदी तमिलनाडु में स्थित है। भारत की प्रमुख झीलें उत्तराखंड में कौन कौन सी झीलें हैं? नैनीताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, खुरपा ताल, रूपकुंड, सात ताल, नैनीताल, मालाताल। गुजरात में कौन कौन सी प्रमुख झीलें हैं? नल सरोवर, नारायण सरोवर, हमीरसर। हरियाणा में सूरजकुंड झील, जहां पर सूरजकुंड मेला भी लगता है। पंजाब में कांजली, हरिके। राजस्थान में पिछोला, सांभर, पंचप्रदा, राजसमंद, जयसमंद, डीडवाना, पुष्कर, फतेह सागर, उदय सागर, नक्की, देबर और लूनकरन सर, ये सभी झीलें राजस्थान में हैं। मेघालय में उमियम झील, ठीक। और जम्मू कश्मीर में वूलर झील, डल झील, जानसर झील, अनंतनाग, नागिन, बेरीनाग, शेषनाग, सोमोरोरी, मानसबल। मणिपुर में लोकटक झील, मिजोरम में पाला, सिक्किम में गुरु डोंगमर सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील, वर्तमान में देखा जाए तो यही है। चोलामू झील एक समय हुआ करती थी सर्वाधिक ऊंचाई पर। सोंगमो झील केरल में सस्थम कोट्टा, अष्टमुड्डी, बेम्बनाद। कर्नाटक में बेलांदर, पंपा सरोवर। तमिलनाडु में बेरीजाम, ऊटी, कोडाई कनाल, चेंबर, मबक्कम, वीरानम। असम में दीपोरबील, सोनबील, चपनाला, चंदुबी। महाराष्ट्र में लोनार झील, पवई झील, गोरेवाड़ा, सलीम अली सरोवर। तेलंगाना में हुसैन सागर, उस्मान सागर, हिमायत सागर। आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील। सिडनी से इन झीलों में से कई झीलें जो हैं आर्द्र भूमियां भी हैं, याद रखिएगा। आर्द्र भूमियों की लिस्ट पर्यावरण वाले में आपको याद रखना है, आर्द्र भूमियां कहां कौन सी हैं। सिडनी बुर्राड के अनुसार हिमालय का वर्गीकरण, तो सिडनी बुर्राड ने हिमालय का जो वर्गीकरण किया क्षैतिज आधार पे जो किया है वो 4 भागों में किया है। सबसे पहले पंजाब हिमालय आता है, सिंधु और सतलज नदी के मध्य 560 किलोमीटर लंबाई में। कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के मध्य आता है, 320 किलोमीटर लंबा। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदी के मध्य आता है, 800 किलोमीटर लंबा है, जो कि सर्वाधिक लंबाई है। असम हिमालय तीस्ता और दिहांग या ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदी या ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य भी कह सकते हैं, 750 किलोमीटर लंबाई है असम हिमालय की, ठीक है। तो ये पंजाब हिमालय जैसे हो गया, इसमें ये सोचिएगा जैसे ये पंजाब हिमालय हुआ, तो पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज के मध्य है। तो इसमें जो है जो ऊर्ध्वाधर वाले हैं ना वो सब आ जाएंगे, उसके जो जो भाग हैं। तो तारापुर क्या है? परमाणु ऊर्जा स्टेशन है, पूरी तरीके से शांतिपूर्ण उपयोगों के लिए था ये, ठीक। रावत भाटा राजस्थान में कनाडा की सहायता से स्थापित किया गया है। कलपक्कम तमिलनाडु के क्षेत्र में है। काकरापारा गुजरात में स्थित है। मीठी विरदी संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से गुजरात में स्थापित किया जा रहा है। जैतापुर महाराष्ट्र में स्थित है। कैगा कर्नाटक में है। कुडनकुलम तमिलनाडु में है। कोवाडा आंध्र प्रदेश में प्रस्तावित है। हरिपुर पश्चिम बंगाल में यह भी बन रहा है। नरोरा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में है। फतेहाबाद हरियाणा में है। छुटका मध्य प्रदेश में बन रहा है। चुटका या छुटका। राज्य और संबंधित प्रमुख पर्वतीय शहर उत्तराखंड में जो पर्वतीय शहर है मुख्य रानीखेत, लैंसडाउन, मसूरी, मुक्तेश्वर, नैनीताल, अल्मोड़ा, भवाली। हिमाचल प्रदेश में डलहौजी, कसौली, मनाली, मंडी। जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग, पहलगाम, श्रीनगर। तमिलनाडु में कुन्नूर, ऊटी, कोडाई कनाल, यारकाड। कर्नाटक में नंदी हिल्स, केमान, गुंडी। मेघालय में शिलोंग। पश्चिम बंगाल में कलिम्पोंग, दार्जिलिंग। महाराष्ट्र में खंडाला, लोनावाला, पंचगनी। केरल में मुन्नार, मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी। तो ये सभी आपको पहले से ही पता है कहां पर स्थित हैं, थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, याद हो जाएगा।
भारत की प्रमुख परियोजनाएं, नदियां और लाभान्वित राज्य। सबरीगिरी जो परियोजना है कक्की या पंबा में केरल में स्थित है। ठीक है, कक्की या पंबा नदी पर केरल में स्थित है। कक्की नदी या पंबा नदी, पंबा की सहायक है कक्की नदी। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। ये चिनाई बांध, ध्यान रखिएगा इस पर, चिनाई बांध स्थित है तेलंगाना में। ठीक है, और नागार्जुन सागर जो परियोजना है उसी का एक भाग है। कृष्णा नदी पर यह स्थित है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में यह कार्य कर रहा है, मतलब यहां इनको लाभान्वित करता है। पोचमपाद जो परियोजना है गोदावरी नदी पर है तेलंगाना में। इडुक्की पेरियार नदी पर है केरल में। पवना, ये पवना नदी पर है महाराष्ट्र में। नाथपा झाकरी परियोजना सतलुज नदी पर है हिमाचल प्रदेश में। सुइल परियोजना सुइल नदी पर है हिमाचल प्रदेश में। बाण सागर परियोजना सोन नदी पर है बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी उत्तराखंड में है। निम्मो बाजमो ये सिंधु नदी पर है लद्दाख में। उरी ये झेलम नदी पर है जम्मू कश्मीर में। चुटक परियोजना सुरू नदी पर है कारगिल में। बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर है जम्मू कश्मीर में। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है जम्मू कश्मीर में। अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। चंबल नदी पर है मध्य प्रदेश और राजस्थान में। दामोदर घाटी दामोदर व बराकर ये नदियों पर स्थित है। झारखंड और पश्चिम बंगाल में इससे लाभान्वित होते हैं लोग। भाखड़ा नागर परियोजना सतलुज नदी पर है। दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान इससे लाभान्वित होते हैं। हिमाचल प्रदेश में यह स्थित है। हीराकुड परियोजना महानदी पे बना हुआ है, उड़ीसा जो है यहां पर स्थित है, उड़ीसा के संबलपुर में। टिहरी जो बांध है भागीरथी और भिलंगना नदी पर है, उत्तराखंड की ये उत्तराखंड में स्थित परियोजना है, इससे अन्य राज्य भी लाभान्वित होते हैं। नर्मदा घाटी ये जो परियोजना है नर्मदा नदी पर स्थित है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र इससे लाभान्वित होते हैं। और ये जो परियोजना है ये काफी चर्चित भी रही, नर्मदा बचाओ आंदोलन भी इसको लेकर चला था। रिहन परियोजना रिहन नदी पर है जो कि सोन नदी की सहायक नदी है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। किशन गंगा नदी पर है जम्मू कश्मीर में। गंडक परियोजना गंडक नदी पर है, उत्तर प्रदेश और बिहार इससे लाभान्वित होते हैं। श्रीशैलम कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना लाभान्वित होते हैं। मेट्टूर कावेरी नदी पर है तमिलनाडु में। शरावती नदी पर है, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु संयुक्त रूप से लाभान्वित होते हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है कर्नाटक में। हिडकल परियोजना घाटप्रभा नदी पर है कर्नाटक में। पूर्णा परियोजना पूर्णा नदी पर है महाराष्ट्र में। काकरापारा परियोजना ताप्ती नदी पर है गुजरात में। रणजीत सागर जो बांध है डैम है, थीन जो जिसको थीन भी बोलते हैं, थीन परियोजना भी बोलते हैं, रावी नदी पर है पंजाब में। पोंग डैम ब्यास नदी पर है हिमाचल प्रदेश में। दुलहस्ती परियोजना चेनाब नदी पर है जम्मू कश्मीर में। संजय सरोवर परियोजना वेनगंगा नदी पर है मध्य प्रदेश में। कोयना परियोजना कोयना नदी पर है महाराष्ट्र में। माता टीला बांध बेतवा नदी पर है उत्तर प्रदेश में। रानी लक्ष्मीबाई परियोजना बेतवा नदी पर है उत्तर प्रदेश में। तुंगभद्रा परियोजना पेन्नार और तुंगभद्रा नदियों पर है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक इससे लाभान्वित होते हैं। भारत में झूमिंग कृषि के क्षेत्रीय नाम, तो झूम बोलते हैं असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड उत्तर पूर्वी भारत में। पामलू मणिपुर में बोलते हैं। दीपा छत्तीसगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बोलते हैं। बेवर या दहिया मध्य प्रदेश में। पोडू या पैंडा आंध्र प्रदेश में। पामाडाबी या कोमान या बरीगा उड़ीसा में। कुमारी पश्चिमी घाट में। वालरे या वालतेरे दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। खिल हिमालयन क्षेत्र में। कुरुआ झारखंड में। विश्व में झूमिंग कृषि के क्षेत्रीय नाम, विश्व में तो आपने देख ही लिया था। प्रमुख खनिज संस्थान हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी राजस्थान में है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर में है राजस्थान में। भारतीय खान ब्यूरो नागपुर में है महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर में है झारखंड में। ठीक है, बर्मा माइंस क्षेत्र। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान केंद्र धनबाद में है झारखंड में। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड कहाँ है? नागपुर महाराष्ट्र में। भारत की रिफाइनरियां डिगबोई 1901 में स्थापना हुई थी, असम में है। नूनामाती गुवाहाटी में है, 1962 में स्थापना हुई थी असम में।
बरौनी 1964 में स्थापना हुई थी, बिहार में है। कोयली 1965 में स्थापना हुई थी, गुजरात में है। कोच्चि 1966 में स्थापना हुई थी, केरल में है। मथुरा 1982 में उत्तर प्रदेश में स्थापित हुआ था। बेंगलुरु 1988 में कर्नाटक की राजधानी भी है, यहां पर भी रिफाइनरी है। पानीपत हरियाणा में है, 1998 में स्थापना हुई थी इसकी। नुमालीगढ़ असम में है, 1999 में स्थापना हुई थी। नागपट्टिनम 1953 में तमिलनाडु में स्थापना हुई थी। मुंबई के ट्रॉम्बे में तेल शोधनशाला की स्थापना 1955 में महाराष्ट्र में हुई थी। मुंबई बीपी में 1979 में महाराष्ट्र में स्थापना हुई थी इसकी। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में 1957 में। तातीपाका आंध्र प्रदेश में 2001 में। पारादीप 2016 में उड़ीसा में। हल्दिया 1975 में वेस्ट बंगाल में। प्रमुख इस्पात संयंत्र उनकी स्थापना तो भिलाई छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी रूस की सहायता से, तो भीरू से याद रखिएगा। राउरकेला जो कि उड़ीसा में है, इसकी स्थापना 1959 में हुई थी जर्मनी की सहायता से। तो कैसे याद रखेंगे? राउरकेला ज से जर्मनी। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में इसकी स्थापना भी 1959 में हुई थी ब्रिटेन की सहायता से। बोकारो झारखंड में जो कि है, इसकी स्थापना 1964 में हुई थी रूस की सहायता से। तो भारत की प्रमुख एल्युमिनियम कंपनियां तो इंडाल्को कनाडा की सहायता से 1938 में स्थापित हुआ था। इसके जो प्रमुख केंद्र हैं जेके नगर पश्चिम बंगाल, मुरी झारखंड, अलवाय केरल। हिंडाल्को की स्थापना 1958 में संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से हुई थी। इसका जो केंद्र है, प्रमुख केंद्र रेणुकूट उत्तर प्रदेश में है। बाल्को की स्थापना 1965 में हुई थी सहायक देश सोवियत संघ की सहायता से। प्रमुख केंद्र कहाँ है? छत्तीसगढ़ के कोरबा में और महाराष्ट्र के कोयना में। मालको 1965 में इसकी स्थापना हुई। सहायक देश कौन रहे? इटली। ठीक, इटली की सहायता से स्थापना हुई थी। प्रमुख जो केंद्र है वो कहाँ है? सेलम तमिलनाडु में। मिट्टूर में अब नहीं है, ठीक है, मिट्टूर में एक केंद्र है इसका, ठीक है, लेकिन वास्तव में जो ये निर्माण केंद्र है सेलम तमिलनाडु में है। ठीक, वेदांता की स्थापना 1976 में हुई जर्मनी की सहायता से, झारसुगुड़ा उड़ीसा में। नालको 1981 में इसकी स्थापना हुई। सहायक देश कौन था? फ्रांस। प्रमुख केंद्र कहाँ कहाँ है? दामनजोड़ी उड़ीसा में, अंगुल उड़ीसा में। उत्तर से दक्षिण सही क्रम ये थोड़ा सा अलग इसको करना था, कोई बात नहीं है। उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है? तो काराकोरम पर्वत, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल। इसमें से काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ठीक, ये है ट्रांस हिमालय का भाग। पीर पंजाल है किसका भाग? आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, किसका भाग है जो पीर पंजाल है? पश्चिम से पूर्व सही क्रम, पश्चिम से पूर्व का जो सही क्रम है क्या होगा? गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर। इन्हीं के नाम से दोस्तों यहां पे जनजातियां भी निवास करती हैं, ठीक है। तो गारो सबसे पश्चिम में है, फिर उसके पूर्व में क्या है? खासी है। उसके पूर्व में क्या है? जयंतिया है। उसके पूर्व में क्या है? मिकिर है। तो पूर्व से पश्चिम क्रम आएगा तब भी आप लगा लोगे ना, मिकिर, खासी, जयंतिया, मिकिर, जयंतिया, खासी और गारो। ये पूछता भी है। भारत के स्थानांतरणीय कृषियों के नाम तो झूम कहते हैं उत्तर पूर्वी भारत में, वेवर और दहियार कहते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र मध्य प्रदेश में, दीपा कहते हैं बस्तर छत्तीसगढ़ में, जरा और एरका कहते हैं दक्षिणी राज्यों में, बत्रा कहते हैं दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, पोडू कहते हैं आंध्र प्रदेश में, कुमारी कहते हैं केरल के पश्चिमी घाट के पहाड़ी क्षेत्र में, कमन, वींगा और धावी कहते हैं उड़ीसा में। भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्र पश्चिम बंगाल में रानीगंज प्रमुख कोयला क्षेत्र है, भारत का सबसे पुराना कोयला क्षेत्र है। झारखंड में झरिया जो कि सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, करणपुरा, रामगढ़, डाल्टनगंज ये सभी झारखंड में है। उड़ीसा में प्रमुख कोयला क्षेत्र तालचेर, हिमगिरी, रामपुर। आंध्र प्रदेश में प्रमुख कोयला क्षेत्र कांतापल्ली। तेलंगाना में प्रमुख कोयला क्षेत्र सिंगरेनी। छत्तीसगढ़ में कोरबा, विश्रामपुर, सोनहत, झिलमिल ये सभी प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं। भारत की प्रमुख महत्वपूर्ण मिट्टियां लाल और पीली मिट्टी, रेड एंड येलो सॉयल, वे मुख्य रूप से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों पर विकसित होते हैं।
दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में वे भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 10.6% हिस्सा कवर करते हैं। ये मिट्टियां पोटास से समृद्ध हैं, लेकिन फास्फोरस, ह्यूमस या जैविक पदार्थ और नाइट्रोजन और मैग्नीशिया की कमी है। इस वजह से ये उपजाऊ उतनी नहीं है। काली मिट्टी में स्वयं जुताई करने का गुण होता है। इसे क्यों जुताई करने का गुण होता है? इसमें कठोरता आ जाती है अपने आप, या कठोर, अगर पानी डाल दीजिए तो कठोर हो जाते हैं। तो काली मिट्टी में स्वयं जुताई करने का गुण होता है। इसे रेगुर, कपासी, उष्णकटिबंधीय चेनोजम मृदा भी कहते हैं। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी की गहन खेती की जाती है काली मिट्टी में, इसीलिए इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं। यह मुख्यतः महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तमिलनाडु राज्यों में पाई जाती है। सामान्यतः इनमें फास्फेट, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है, लेकिन चूना, लोहा, मैग्नीशिया, एल्यूमिनियम प्रचुर मात्रा में होते हैं। लेटेराइट मृदा, यह मिट्टी 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में चूना और सिलिका के निष्कलन से उत्पन्न होती है। निक्षालन से इस मिट्टी में जहां बारिश बहुत होती है वहां पर लेटेराइट मिट्टी का निर्माण ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो पदार्थ हैं मुख्य, वो छन करके चले जाते हैं, मिट्टी से अलग हो जाते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होता है, लौह ऑक्साइड व एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रचुरता होती है, परंतु नाइट्रोजन, फास्फोरस, अम्ल, पोटास, चूना और कार्बनिक तत्वों की कमी मिलती है। यह मिट्टी मुख्य तौर पर पूर्वी घाट, राजमहल पहाड़ियां, सतपुड़ा और मेघालय की पहाड़ियों में पाई जाती है। नदी घाटी परियोजनाएं और उनकी अवस्थिति, बदायूं सिंचाई परियोजना रामगंगा नदी पर है। गोकुल बैराज परियोजना यमुना नदी पर है। रिहन परियोजना रिहन नदी पर है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है। पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है। पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियों का क्रम, तो आंध्र प्रदेश में ये क्रम उत्तर से दक्षिण है। आंध्र प्रदेश में अगर देखा जाए तो नल्ला मलाई, फिर उसके दक्षिण में वेलिकोंडा, उसके दक्षिण में पालकोंडा, उसके पीछे दक्षिण में नागारी। तमिलनाडु में जवादी पहाड़ियां सबसे उत्तर, फिर दक्षिण में शिवराय पहाड़ियां, फिर पंचमलाई पहाड़ियां, सबसे दक्षिण में सिरुमलाई पहाड़ियां। महत्वपूर्ण चैनल, इसको आपने देख ही लिया। अंडमान निकोबार द्वीप के द्वीप जो हैं उत्तर से दक्षिण क्रम में, तो पहले अंडमान में आएंगे तो नॉर्थ अंडमान, उत्तरी अंडमान सबसे ऊपर, फिर मिडिल मध्य अंडमान और फिर दक्षिण अंडमान। दक्षिण अंडमान के भी दक्षिण में है लिटिल अंडमान। ठीक है, लिटिल अंडमान कहाँ है? सबसे दक्षिण में। फिर आता है कार निकोबार, निकोबार द्वीप समूह। निकोबार द्वीप समूह में सबसे उत्तर क्या है? कार निकोबार, फिर लिटिल निकोबार और सबसे दक्षिण में है ग्रेट निकोबार। रबी और खरीफ की फसल, खरीफ की फसलें मानसून पर निर्भर हैं और उनकी फसल का मौसम सामान्यतः भारत में जुलाई से अक्टूबर तक चलता है। खरीफ की फसलें चावल, मक्का, बाजरा, रागी, दालें, सोयाबीन, मूंगफली आदि होती हैं। रबी की फसलें मानसून की बारिश खत्म होने के बाद सर्दियों में बोई जाती हैं और गर्मियों में काटी जाती हैं। इनकी फसल का मौसम अक्टूबर से अप्रैल तक चलता है। रबी की जो फसलें हैं गेहूं, जौ, सरसों, रेपसीड, जई, चना, अलसी आदि। भारत का प्रायद्वीपीय पठार, यह एक अनियमित त्रिभुजाकार अब देखिए तीसरी जो है वो है कम समय जिनके में जो पक जाती हैं या कम समय जिनका होता है फसल समय, जैसे ककरी, खीरा, खरबूजा, तरबूज आदि हो गए। ये किसकी हैं? जायद की फसलें हैं। भारत का प्रायद्वीपीय पठार यह एक अनियमित त्रिभुजाकार आकृति वाला वो भूखंड है जिसका विस्तार उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वतमाला व दिल्ली से, पूर्व में राजमहल की पहाड़ियां, पश्चिम में गिर पहाड़ियों, दक्षिण में केरल में कार्डामम या इलायची पहाड़ियों तक हैं। वहीं उत्तर पूर्व में शिलांग एवं कार्बी एंगलोंग पठार तक ये विस्तृत हैं। इसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर तक होती है। भारतीय मानक समय IST से जुड़े कुछ खास फैक्ट्स। भारतीय मानक समय की गणना उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरने वाले 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी मध्याह्न रेखा से की जाती है। यह ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। संपूर्ण भारत में केवल एक मानक समय है। वहीं सब सर्वाधिक मानक समय है फ्रांस का, कितने हैं? 12 हैं वहां पे। देशांतरों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है
अर्थात वे ग्रीनविच मीन टाइम के संबंध में स्थानीय समय निर्धारित करते हैं। हर 15 डिग्री देशांतर के अंतर में 1 घंटे का अंतर आता है। पहले भारत में मुंबई और कोलकाता के अपने स्थानीय समय होते थे, किंतु देश की आजादी के बाद इन्हें खत्म करके केवल एक मानक समय निर्धारित कर दिया गया। विश्व के देशों में आपसी समझ के तहत मानक याम्योत्तर को 60 डिग्री 30 मिनट देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। ठीक है, ऐसा आकलन की सुविधा के लिए किया जाता है। भारत के प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्र, इसको हम भूगोल में और अच्छे से आपको बताएंगे, भारत के भूगोल में जब हम विस्तृत वीडियो बनाएंगे। भारत के प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्र तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र में, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र राजस्थान में है, कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र तमिलनाडु में है, नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश में है, कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र कर्नाटक में है, काकरापारा परमाणु शक्ति केंद्र गुजरात में है। भारत में जल विद्युत केंद्र तो कलपोंग जल विद्युत परियोजना अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। टिहरी जो डैम है परियोजना उत्तराखंड भागीरथी नदी पर है। ये श्रीशैलम जो है आंध्र प्रदेश में है कृष्णा नदी पर। भाखड़ा नागल बांध हिमाचल प्रदेश में है सतलुज नदी पर। नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है कृष्णा नदी पर। इडुक्की जो है केरल में है पेरियार नदी पर। सरदार सरोवर बांध है गुजरात में नर्मदा नदी पर। शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक में है। शिव समुद्रम जो परियोजना है कर्नाटक में है कावेरी नदी पर। शिवना समुद्र। भारत में कोयले के प्रकार, एंथ्रेसाइट कोयला सबसे उत्तम कोयला है। कार्बन की मात्रा इसमें 90 से 95% पाई जाती है। जलते समय यह धुआं नहीं देता है, ताप सबसे अधिक देता है, तो सर्वोत्तम प्रकृति का कोयला है। यह जम्मू कश्मीर राज्य से प्राप्त होता है, बहुत कम मात्रा में, ठीक है, प्राप्त होता है भारत में। बिटुमिनस कोयला जो कि द्वितीय श्रेणी का कोयला है, कार्बन की मात्रा 55 से 80% होती है, औसतन 65 से 70%। गोंडवाना काल का कोयला इसी प्रकार का कोयला है। यह क्षेत्र देश के कुल 113 कोयला क्षेत्रों में से 80 कोयला क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है। तो सर्वाधिक कौन सा कोयला पाया जाता है? बिटुमिनस कोयला। लिग्नाइट कोयला या घटिया किस्म का भूरा कोयला है। कार्बन की मात्रा 40 से 55% होती है। इसमें गंधक की प्रचुर मात्रा होने के कारण यह कुछ उद्योगों के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। तमिलनाडु में, ठीक है, नेवेली क्षेत्र है, वहां पर लिग्नाइट की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। पीट, कार्बन की मात्रा 40% से कम होती है। जलाने पर अधिक राख एवं धुआं निकलता है। यह सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है जिसमें आर्द्रता अधिक होती है। पूर्वोत्तर राज्य की पहाड़ियां, अरुणाचल प्रदेश में मिरी, अबोर, मिश्मी, डाफला, पटकाई बूम। असम में मिकिर पहाड़ियां। उत्तरी रेंगमा, बारेल पहाड़ियां। नागालैंड में नगा पहाड़ियां। मेघालय में गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां। मणिपुर में बाल पहाड़ियां या बरेल जिसको कहते हैं, बारेल पहाड़ियां। मिजोरम में मिजो और लुशाई पहाड़ियां। उत्तर से दक्षिण क्रम ये आप देख ही चुके हैं हिमालय में। पश्चिम से पूर्व सही क्रम देख ही चुके हैं। भारत की प्रमुख नदियां और उनके उद्गम स्थल। सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील से है तिब्बत के। गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री ग्लेशियर से है। यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर से है। गोदावरी नदी का उद्गम त्रयंबकेश्वर महाराष्ट्र से है। कृष्णा नदी का महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से है। कोसी नदी का सप्तकोशिकी नेपाल से है। नर्मदा नदी का अमरकंटक की पहाड़ियों से है। कावेरी नदी का ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से है कर्नाटक से। चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू जिले के जानापाव पहाड़ियों से निकलती है। झेलम नदी वेरीनाग स्प्रिंग से पीर पंजाल रेंज से निकलती है। रावी नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है। गंगा की सहायक नदियां, गंगा से बाएं से मिलने वाली प्रमुख नदियां। अब बाएं दाएं क्या होता है, गंगा इस तरह से प्रवाहित हो रही हैं, ठीक है, उत्तर से दक्षिण में। तो यहाँ पे मान लो आप इधर से आ रहे हो गंगा जी की तरफ से, तो ये हो गया आपका बायां हाथ, ये हो गया दाहिना हाथ। तो बाएं तरफ से जो नदियां मिल रही हैं और दाहिने तरफ से जो नदियां मिल रही हैं, यही दिया है। तो बाएं तरफ से जो मिल रही हैं नदियां, रामगंगा, गोमती नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, बूढ़ी गंडक, कोसी नदी, महानंदा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। गंगा में दाहिनी ओर से मिलने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? यमुना नदी, टोंस नदी और सोन नदी। गंगा की सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम क्या है?
तो यमुना सबसे पश्चिम में, फिर टोंस, फिर गोमती, फिर घाघरा, फिर सोन गंडक, फिर बूढ़ी गंगा, फिर कोसी, ठीक है, महानंदा, फिर हुगली, फिर ब्रह्मपुत्र। तो ये है क्रम पश्चिम से पूर्व गंगा की सहायक नदियों का। दक्षिण भारत की महत्वपूर्ण नदियों से संबंधित तथ्य। तो लंबाई का क्रम क्या है? सर्वाधिक सबसे लंबी गोदावरी है, फिर कृष्णा है, फिर नर्मदा, फिर महानदी, फिर कावेरी नदी। दक्षिण भारत की प्रमुख नदियां और उनकी सहायक नदियां। तो गोदावरी की सहायक नदियां पूर्णा, प्राणहिता, वेनगंगा, पेनगंगा और वर्धा, मंजीरा और इंद्रावती। गोदावरी नदी जो है इसको लंबाई के आधार पे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, ठीक है। कृष्णा, तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी, भीमा, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा आदि। कावेरी की जो सहायक नदियां हैं अमरावती, भवानी, हेमवती, काबनी आदि हैं। कावेरी को पवित्रता के आधार पर गंगा कहा जाता है दक्षिण का, ठीक। गोदावरी को लंबाई के आधार पर कहा जाता है दक्षिण की गंगा, कावेरी को पवित्रता के आधार पर कहा जाता है, पवित्र नदी मानी जाती है कावेरी, जिस तरीके से गंगा नदी मानी जाती है, तो इसलिए इसको दक्षिण की गंगा कहते हैं। पौराणिक महत्वों के कारण महानदी की जो सहायक नदियां हैं शिवनाथ, हसदेव, इब, तेल, ये सभी नदियां महानदी की सहायक नदियां हैं। पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण क्रम। तो आंध्र प्रदेश का, और ये रिपीट हो गया है हमारे, आई थिंक ये सब देख चुके हैं हम लोग। भारत के बंदरगाह। भारत में लगभग 250 छोटे बंदरगाह हैं जो राज्य सरकार के अधीन हैं। सर्वाधिक छोटे बंदरगाह महाराष्ट्र में है, कितने? 53। भारत में 13 बड़े बंदरगाह हैं जो केंद्र सरकार के अधीन हैं, और सर्वाधिक बड़े बंदरगाह अर्थात 3 बंदरगाह जो बड़े हैं तमिलनाडु में स्थित हैं। कांडला गुजरात में स्थित है, जो कि ज्वारीय मुक्त ये 13 जो बंदरगाह हैं उसके बारे में देख रहे हैं हम। कांडला गुजरात में स्थित बंदरगाह है, ज्वारी बंदरगाह है और मुक्त व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। सर्वाधिक व्यापार यहीं से होता है। दीनदयाल उपाध्याय के नाम से इसको अब जानते हैं। मुंबई सबसे बड़ा बंदरगाह है भारत का, महाराष्ट्र में स्थित है। सालसेट द्वीप पर मुंबई शहर बसा है, वहीं पर स्थित है। न्यावा शिवा बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित है, सबसे आधुनिक, ठीक है, मॉडर्न जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी इसका नाम पड़ गया है, इसको जाना जाता है। तो न्यावा शिवा सबसे आधुनिक बंदरगाह है, महाराष्ट्र में स्थित है। मार्मोगांव गोवा में स्थित बंदरगाह है, पर्यटक एस्चुरी पर स्थित है और पर्यटन के लिए काफी जाना जाता है। मंगलोर कर्नाटक, कुद्रेमुख के लौह अयस्क का निर्यात यहीं से होता है, मंगलुरु से ही। कोच्चि लेगून पर स्थित यह बंदरगाह है, अरब सागर की रानी इसको कहा जाता है। तूतीकोरिन तमिलनाडु में स्थित बड़ा बंदरगाह है, सबसे कम गहरा बंदरगाह है 13 बड़े बंदरगाहों में। चेन्नई तमिलनाडु में स्थित बंदरगाह है। एन्नौर तमिलनाडु निगम द्वारा इसका निर्माण किया गया है। विशाखा तमिलनाडु में स्थित है और निगम आधारित बंदरगाह है, ठीक है, एन्नौर। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है और सबसे गहरा बंदरगाह है भारत का। सबसे सुरक्षित बंदरगाह भी माना जाता है, जो पहाड़ों से घिरा हुआ है, इसको डॉल्फिन नोज यहां पर स्थित है। जहाज मरम्मत का काम, पोत निर्माण का कार्य यहां पे किया जाता है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में स्थित है और चावल निर्यात वाला बंदरगाह है। कलकत्ता बंदरगाह सबसे पुराना बंदरगाह है भारत का, पश्चिम बंगाल में स्थित है, हुगली नदी पर। गैलाथिया बे पोर्ट अभी हाल ही में इसको भारत का 13वां बड़ा बंदरगाह घोषित किया गया। ये ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। भारत की प्रमुख एल्युमिनियम कंपनियां कहां पर स्थित हैं, ये आपने देख ही लिया किसकी सहायता से हैं। भारत के प्रमुख दर्रे कहां पर स्थित हैं, तो चांगला दर्रा लद्दाख में, खारदुंगला लद्दाख में, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में, माना दर्रा उत्तराखंड में, नीति दर्रा उत्तराखंड में, नाथुला पास सिक्किम में, जेलेपला दर्रा सिक्किम में, तुजू दर्रा मणिपुर में, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, चंकन दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। पश्चिमी घाट के दर्रे उत्तर से दक्षिण क्रम में, थाल घाट नासिक और मुंबई के बीच, भोर घाट मुंबई और पुणे के बीच, पाल घाट कोयम्बटूर और कोचीन के बीच, शेनकोटा बंदरगाह तिरुवनंतपुरम और मदुरई के बीच। तो ये उत्तर से दक्षिण क्रम भी है। पाकिस्तान के शहरों का उत्तर से दक्षिण क्रम, तो इस्लामाबाद सबसे उत्तर में है, फिर लाहौर है, फिर मुल्तान है, फिर कराची है, ठीक है। ये प्रमुख शहर है पाकिस्तान का, इसलिए याद रखिए क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान काफी चर्चा में रहे। भारत की शीर्ष 5 ऊंची चोटियां, तो भारत की,
ठीक है, ध्यान रखिएगा, हिमालय की नहीं। तो K2 गार्डविन आस्टीन 8,611 मीटर, कंचनजंगा 8,586 मीटर, नंदा देवी 7,816 मीटर, कामेत पर्वत 7,756 मीटर, सालतारो कांगड़ी 7,742 मीटर। सिंधु नदी की सहायक नदियां, जो बाएं तरफ से मिलने वाली नदियां हैं, सिंधु नदी किधर बहती है, ऐसे बहती है। तो इधर से मिलने वाली बाएं हो गई, इधर से मिलने वाली दाहिनी हो गई। तो बाईं तरफ से जो सहायक नदियां मिल रही हैं, झेलम, चेनाब, ब्यास, रावी, सतलज, जास्कर। दाहिने तरफ से जो मिल रही हैं नदियां, श्योक, गिलगिट, गोमल, काबुल। भारत के प्रमुख जलप्रपात, हाथी जलप्रपात मेघालय में है, चूलिया जलप्रपात कोटा राजस्थान में है चंबल नदी पर, धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में है नर्मदा नदी पर, कपिलधारा जलप्रपात अमरकंटक नर्मदा नदी पर है, दूध सागर जलप्रपात गोवा में है मांडवी नदी पर, गोकच जलप्रपात कर्नाटक में है, डुडुमा जलप्रपात उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की सीमा पर मच्छकुंड नदी पर है। भारत की प्रमुख झीलें, वूलर झील जम्मू कश्मीर में है, ये सब देख चुके हैं, ठीक है हम लोग, कुछ नया हो देख लीजिए इसमें। अंडमान व निकोबार के पर्वत शिखर और उनकी अवस्थिति, सैडल पीक ये है उत्तरी अंडमान में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट डिओवेली मध्य अंडमान में है, माउंट कोयोबो दक्षिणी अंडमान में है, माउंट हैरियट दक्षिणी अंडमान में है, माउंट थूलियर ग्रेट निकोबार में है। किस उत्पादन बोर्ड कहां पर स्थित है, कॉफी बोर्ड बेंगलुरु कर्नाटक में है, रबर बोर्ड कोट्टायम केरल में है, चाय बोर्ड कोलकाता में है पश्चिम बंगाल में, तंबाकू बोर्ड गुंटूर आंध्र प्रदेश में है, अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड पुणे में है, राष्ट्रीय जूट बोर्ड कोलकाता में है। ठीक है, तो ये हो गया आपका भारत का भूगोल, सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स। कुछ महत्वपूर्ण और फैक्ट्स हैं, उनको थोड़ा देख लीजिए। उन फैक्ट्स पे चर्चा करना आवश्यक है क्योंकि एग्जाम की दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, बाकी तो हम भूगोल के विस्तृत वीडियो में चर्चा कर रहे हैं सारे, और आगे आने वाली वीडियोस में चर्चा करेंगे ही, लेकिन यहां पर भी महत्वपूर्ण है। बिगिनिंग से देखते हैं कौन कौन सी हो स्लाइड, जहां पर हमने तब नहीं रुक के क्योंकि उसमें गति ज्यादा थी। हाँ, यह यहां जैसे है, आप लोग जरूर सोचोगे कि हमने ITSZ, MCT, MBT और HFF को डिफाइन क्यों नहीं किया, है ना। तो कोई बात नहीं, अब डिफाइन कर दे रहे हैं। हमने आपको जैसा ही बताया कि इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट में जाकर के मिल रही है। ठीक, ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय निर्माण के पहले से हुआ है। तो जब ये प्लेटें टक्कर जहां होती है, जहां पर इन प्लेटों की टक्कर होती है, उस टक्कर वाले स्थान को ही ITSZ कहते हैं। टेथिस भूसन्नति आपने सुनी होगी, पहले यहां पर एक सागर था, टेथिस सागर। ठीक है, तो जब ये दोनों प्लेटें आपस में टकराती गई तो अवसादों के जमने के कारण वो जो टेथिस भूसन्नति है उसका अवक्षेपण हो जाता है। उसके स्थान पे वलित पर्वत के रूप में हिमालय पर्वत की उत्पत्ति होती है। हिमालय पर्वत में सबसे पहले निर्माण होता है ग्रेट हिमालय या वृहद हिमालय का। तो ट्रांस हिमालय को ग्रेट हिमालय से जो चीज जोड़ती है वह है ITSZ। इसको कहते हैं इंडो तिब्बत सचर जोन। ठीक है, या फिर इसका जो सबसे शुद्ध नाम है वो है इंडो सांगपो सचर जोन, अर्थात सिंधु सांगपो सचर जोन इसका नाम है। ये सबसे उत्तर में है। अगर हम जोड़ में जाएं तो ITSZ, फिर MCT, उसके दक्षिण में MBT, सबसे दक्षिण में HFF आएंगे। अगर ये अकेले पूछेगा तो सबसे ऊपर क्या है, ITSZ है, इंडो या इंडस सांगपो सचर जोन। ठीक है, ये इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की जहां टक्कर हो रही है वहां की जोड़ रेखा है, और हिमालय निर्माण का सबसे प्राथमिक स्थल यही है, प्रमाण स्थल भी यही है, या केंद्रीय स्थल भी यही है। इसके बाद एक और जोन आता है, एक सिस्टम आता है, उसको कहते हैं साउथ तिब्बतन डिटैचमेंट सिस्टम। नाम से ही डिटैचमेंट, ये ITSZ के ठीक दक्षिण में पड़ता है। ग्रेट हिमालय जहां पर है, यह हिमालयी जो क्रिस्टली चट्टानें हैं उनको तिब्बती जो चट्टान या तिब्बती प्लेटफॉर्म है उनसे अलग करता है, सेपरेट करता है या दिखाता है। ठीक, इसका इतना महत्व नहीं है STDS का, फिर भी अगर STDS दे तो ये आप ITSZ के दक्षिण में रखिएगा। तो आपने क्या देखा, ट्रांस हिमालय को ग्रेटर हिमालय से कौन जोड़ रहा है, ITSZ। इसी तरीके से ग्रेट हिमालय को लघु हिमालय से जोड़ रहा है MCT। MCT मतलब मेन सेंट्रल थ्रस्ट। हिमालय का यह सबसे बड़ा
सबसे लंबा और सबसे प्रमुख थ्रस्ट फॉल्ट है। यहां पर क्या होता है, जो हायर हिमालय है या फिर अपना ग्रेट हिमालय है, इसको लेसर हिमालय से जोड़ता है। लेसर हिमालय और ग्रेट हिमालय कहां जोड़ते हैं? एमसीटी में, मेन सेंट्रल थ्रस्ट में, केंद्रीय थ्रस्ट। और अक्सर जो बड़े भूकंप आते हैं उसका केंद्र यहीं पर होता है। इसके बाद आता है आपका एमबीटी, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। ये भी महत्वपूर्ण है और यहां भी भूकंप बहुत आते हैं। ठीक है, ये किसको जोड़ रहा है? ये लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय को जोड़ रहा है। ठीक है, भूकंपी दृष्टि से ये भी बहुत एक्टिव है। इसके बाद आपका एचएफएफ या एचएफटी भी इसको बोलते हैं, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट या हिमालयन फ्रंटल फ्रस्ट। फ्रंट से याद आ रहा है ना आपको, फ्रंट मतलब एकदम सामने। तो जो हिमालय को, जो गंगा के मैदान है ना, उससे जोड़ता है, वह है एचएफएफ। ये सबसे दक्षिण में है और यही वह जगह है जहां हिमालय मैदान में मिलता है। तो शिवालिक को, जो आउटर हिमालय या बाह्य हिमालय है, इसको इंडो गंगेटिक प्लेन से, जो तराई का क्षेत्र है, उससे जोड़ता है। ये आपस में मिलते हैं यहां पर। तो याद रखने का क्रम क्या होगा? आईटीएसजेड, फिर एसटीडीएस, फिर एमसीटी, फिर एमबीटी, फिर एचएफएफ। इस तरीके से आप याद रखिएगा। हम आपको ग्रुप में भी ये ट्रिक्स दे देंगे, आप ट्रिक के माध्यम से भी इसको याद रख सकते हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है, ये तो चलिए हमने आपको चर्चा कर ही दी थी। एक और जगह इसी तरह की दिक्कत आई थी, वहां पर हमने थोड़ी देर आपका समय भी लिया था, तो चौथी पंचवर्षीय योजना का भी हम जिक्र यहां पर कर देते हैं। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना का भी जिक्र कर देते हैं। अच्छा, प्रमुख इस्पात संयंत्र ये रहे, है ना। तो हमने बताया कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 3 इस्पात संयंत्र, भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों को बढ़ावा देना जिसमें लक्ष्य रखा गया था। तो भिलाई छत्तीसगढ़ में रूस की सहायता से, राउरकेला में जर्मनी की सहायता से और दुर्गापुर में ब्रिटेन की सहायता से इन संयंत्रों की स्थापना की गई लिमिटेड के रूप में। ठीक, 1955 सबसे पहले भिलाई, फिर राउरकेला और फिर दुर्गापुर। बोकारो की बात करें दोस्तों, झारखंड में जो बोकारो है, इसकी स्थापना 1964 में की गई थी, लेकिन इसका जो निर्माण कार्य शुरू हुआ था लिमिटेड के रूप में 1964 में स्थापित हो गई थी तृतीय पंचवर्षीय योजना में, लेकिन इसका निर्माण शुरू होता है चौथी पंचवर्षीय योजना में। स्थापना कब हुई थी? तृतीय पंचवर्षीय योजना में 1964 में। निर्माण कब शुरू हुआ? 1969 में, बोकारो स्टील संयंत्र का, रूस की सहायता से। तो ये दोनों चीजें कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए बताना जरूरी था। फिर अगली चीज क्या है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में ही दोस्तों दक्षिण भारत में, कहां? साउथ में विभिन्न स्थानों पर इस तरह से स्टील संयंत्रों की स्थापना हुई। कहां कहां पर हुई? तो विशाखापट्टनम हो गया, विजयनगर हो गया, ठीक, सेलम हो गया। इन सब स्थानों पर क्या हुआ कि स्टील संयंत्रों की स्थापना हुई। तो तीनों चीजें आपको याद रखनी है, प्रथम में किसकी हुई, द्वितीय में किसकी हुई और तृतीय पंचवर्षीय योजना में किसकी हुई। ठीक है, याद रहेगा ना। इसके अलावा एक जगह और हमने आपको जहां बताया था, थोड़ा ओवरहालिंग कर दे नहीं तो आपका महत्वपूर्ण फैक्ट छूट। हाँ, ये भारत के प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्र, देखिए तारापुर और अप्सरा में अक्सर लोगों को कंफ्यूजन रहती है, क्योंकि कई स्थानों पे अप्सरा दिया रहता है, तारापुर नहीं, कई स्थानों पे तारापुर दिया रहता है, अप्सरा नहीं। इससे क्या होता है, कंफ्यूजन होती है। तो आप याद रखिए इस चीज को कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र, ये पूरी तरीके से व्यावसायिक उत्पादन शुरू हुआ था विद्युत का, तो ये पहला था भारत में केंद्र। लेकिन जो आपका अप्सरा है दोस्तों, महाराष्ट्र में 1956 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने उसको भी स्थापित किया था, लेकिन वो अनुसंधान रिएक्टर था, वो अनुसंधान केंद्र था एक प्रकार से। उसमें अनुसंधान करना था, किस तरीके से कार्य होना है, कितनी सुविधाएं हैं, किन चीजों की आवश्यकता है, ये सब चीजें देखनी थी। तो व्यावसायिक नहीं था वो, व्यावसायिक पहला कौन सा था? तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र। इस ढंग से आप समझिएगा, अप्सरा सबसे पहले तो था, लेकिन वो व्यावसायिक नहीं था, वो शोध कार्यों के लिए था, अनुसंधान के लिए था,
टेस्टिंग एक प्रकार से वो केंद्र था। ठीक, इसके अलावा कुछ चीजें जो रह गई हैं, जैसे मैंने आपको यहां पर, हालांकि विश्व भूगोल में हमने चर्चा कर दी थी कि भारत में जो देशांतर है, कौन सी देशांतर, जो भारत की मीन टाइम है, क्या है ये मीन टाइम भारत का, वह है 82.5 डिग्री। ठीक है, तो 82.5 डिग्री ये भारत में किन किन राज्यों से होकर जाती है, तो ये 5 राज्यों से होकर जाती है। उसका ट्रिक क्या है, उमछौआ। उमछौआ, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक, इसी तरह कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं, तो मित्र, पर, गमछा, झार से आप याद रख सकते हैं, मिजोरम, त्रिपुरा, पर से मतलब प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। ठीक, तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। एक और चीज जो छूट गई थी, विभिन्न जो पठार हैं उनका क्रम, कि कैसा क्रम, पूर्व से पश्चिम पूछेगा या फिर उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम पूछेगा या पश्चिम से पूर्व पूछेगा। तो पश्चिम से पूर्व हम आपको यहां पर बता दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो पश्चिम से पूर्व आपको बता दे रहे हैं, याद रखिएगा। सबसे पहले अरावली। ठीक है, अरावली के पूर्व में क्या पड़ेगा, मालवा, मालवा का पठार। मालवा के पठार के पूर्व में क्या पड़ेगा, विंध्याचल। ठीक, विंध्याचल के पूर्व में क्या पड़ेगा, महादेव पहाड़ी। महादेव पहाड़ी के पूर्व में क्या पड़ेगा, यहां जगह नहीं है इसलिए इधर लिख दे रहे हैं, छोटा नागपुर का पठार। और छोटा नागपुर पठार के पूर्व में क्या पड़ेगा, सबसे पूर्व में राजमहल, राजमहल का पठार या राजमहल की पहाड़ियां। ठीक है, तो अरावली, मालवा, विंध्याचल, महादेव, छोटा नागपुर पठार, राजमहल। जब आप पश्चिम से पूर्व जाएंगे, पूर्व से पश्चिम जाएंगे तो ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक, तो और तो कोई चीज नहीं थी जहां तक मुझे याद आ रहा है। अब आप लोग इसको कई बार देख लीजिएगा, सारे महत्वपूर्ण हमने इसमें फैक्ट डिस्कस कर लिए हैं। ठीक, बाकी जो बचे हुए हैं टॉपिक्स, आपका साइंस बचा हुआ है और 1-2 बचे हुए हैं, वो जल्दी समाप्त कर देंगे। फिर आपको बस रिवीजन करना रहेगा इनका। ठीक है।